दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माँ अमृतम, जिसको शॉर्टकट में बोला था PMJAY, एम ए शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। तो इसके जो भी लाभार्थी हैं इनको प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान कार्ड बांटने का कार्यक्रम किया गया कल की डेट में। आयुष्मान पीवीसी कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री से बने कार्ड जिनको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इनको गुजरात में PMJAY योजना के अंतर्गत 50 लाख से ज़्यादा लोगों को वितरित किया गया था। PMJAY योजना को 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री अमृतम योजना, मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना, स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एक कर दिया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था। PMJAY योजना क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र की किसी सीमा को बिना प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर के देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मतलब कि प्राथमिक सहायता, द्वितीयक सहायता और तृतीयक सहायता, तृतीयक लेवल की सहायता के लिए आप यदि अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है, तो देखिए आयुष्मान भारत स्कीम के लिए 18 साल की उम्र या उससे आपकी ज़्यादा आयु होना चाहिए। अगर खुद को इस स्कीम के लिए आवेदन कर रहा है तो उसका नाम SECC 2011 में हो। इसके SECC का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना से 2011 की जो जनगणना थी उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पात्रता चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा PMJYGovernment.in पर आप जा सकते हैं। इसके बाद वाली जो सेकंड न्यूज़ है वो हम इंटरपोल से संबंधित देखने वाले हैं। इंटरपोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय बैठाने का काम करता है। 194 के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच की जो उन देशों की जो पुलिस है, पुलिसों के बीच में समन्वय बैठाता है। प्रत्येक सदस्य में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। हर देश का इंटरपोल में एक एनसीबी रहेगा। एनसीबी रहेगा क्या मतलब है? उन देशों के लिए नेशनल कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालयों से जोड़ता है। क्या करता है? जैसे कि कोई देश एक सदस्य है इसके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देश और सामान्य सचिवालय से जोड़ने का काम ये करता है। इसको हम बोलते हैं एनसीबी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। जैसे कि हम बात करें हैं कि इंटरपोल है, यहाँ पर इंडिया का एक एनसीबी रहेगा, तो हमारी तरफ से एनसीबी का काम कौन करता है? सीबीआई करता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि अदर देश हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका और इसका जो सामान्य सचिवालय है, इन दोनों को ये सेंटर जोड़ने का काम करता है, बीच की कड़ी का काम करता है। जैसे ये हो गया और ये देश हो गया और ये सचिवालय हो गया। सामान्य सचिवालय सदस्य देशों को कई प्रकार की विशेषज्ञता और सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। अब हम न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर को 90वें नंबर की इंटरपोल महासभा को संबोधित करने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1:45 पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करने वाली हैं। 90वीं नंबर की जो महासभा है 18 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक इसका
टाइम पीरियड बताया गया है। इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इंटरपोल की सर्वोच्च जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर शासी बॉडी कहा जा सकता है, निकाय कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम महासभा। और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साल में इसकी एक बार बैठक करती है। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 साल के बाद हो रही है। ये बैठक पिछली बार 1997 में हुई थी। आज़ादी के 75वें वर्ष के समारोह के साथ 2022 में नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की मेजबानी भारत कर रहा है ना। तो यहाँ की जो महासभा थी उसने मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग से इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये आयोजन पूरी दुनिया के सामने भारत की विधि और व्यवस्था से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को बताने के लिए एक मौका दे रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम द हिंदू से देखने वाले हैं। तो द हिंदू की जो पहली खबर है वो सीबीआई से संबंधित आई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में कहें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 1963 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो कि सतर्कता वाले मामले देख रहा है, 1941 में स्थापित सीबीआई में इसको हमने मिला दिए। इसको सतर्कता मामले को जो देखता था, स्पेशल पुलिस प्रतिष्ठान। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम कमेटी द्वारा की गई थी। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था संथानम कमेटी, 1962-64 के दौरान। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। ये नॉर्मली दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 से अपनी पावर प्राप्त करता है। सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने और एडमिनिस्ट्रेशन में अखंडता बनाए रखने के लिए अपना भूमिका अदा करता है। केंद्र सरकार की ये प्रमुख जांच एजेंसी है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रोवाइड करता है। इसके आदर्श वाक्य की बात बोलें, मिशन और विजन की बात करें, मोटो, मिशन एंड विजन ऑफ सीबीआई। आदर्श वाक्य इसका क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। फिर इसके मिशन बताए गए हैं, विजन क्या है ये बताए गए हैं। सीबीआई के संगठन की हम बात करते हैं। देखिए, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का रहेगा? मूल रूप से 1963 सेंट्रल ब्यूरो इन इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को 6 डिवीज़न में बांट दिए थे हम। जांच और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। सेकंड नंबर पे आ जाता तकनीकी वाला हिस्सा। तीसरे नंबर पे जाता आपराधिक रिकॉर्ड और सांख्यिकी प्रभाग। चौथे नंबर में आता अनुसंधान प्रभाग। पांचवें में है कानूनी और सामान्य विभाजन, और छठवें नंबर पर आ जाता है प्रशासन विभाग। वर्तमान में यदि हम देखें 2019 का ये डाटा है, सीबीआई के 7 विभाग बना दिए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, नीति और समन्वय, प्रशासन विभाग, अभियोजन निदेशालय, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। अब इसकी हम संरचना की बात करते हैं। संरचना में क्या क्या चीज़ शामिल किया गया है। इसका जो लीडरशिप है निदेशक करते हैं। उन्हें एक विशेष निदेशक या फिर अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान करती जाती है। मतलब सबसे ऊपर कौन रहेगा? निदेशक रहेगा, डायरेक्टर रहेगा सबसे ऊपर। उसकी सहायता के लिए एक विशेष निदेशक या फिर अतिरिक्त निदेशक रहता है। इसके साथ साथ में इसमें कई सारे संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मियों के अन्य सभी सामान्य रैंक वाले लोग हैं। इसमें लगभग 5000 कर्मचारी सदस्य हैं, 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक हैं और लगभग 250 कानूनी अधिकारी हैं। सीबीआई के निदेशक के रूप में कौन रहेगा? पुलिस महानिरीक्षक। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संगठन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। सीबीआई का जो डायरेक्टर रहेगा, इसको सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा कार्यालय में 2 साल के लिए इसको सुरक्षा दी है कि आप 2 साल तक इस पोस्ट पर बने रहोगे। सीवीसी के अधिनियम के साथ अधिनियम 2003 विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 के अंतर्गत जांच केंद्र सरकार के साथ निहित है।
पुराने कानून में कुछ संशोधन किए गए थे, जैसे कि केंद्र सरकार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर एक कमेटी बनेगी, उसमें 3 मेंबर रहेंगे, वो सिफारिश करेगी। ठीक है। सीबीआई के निदेशक की अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति उसी के द्वारा होने वाली है। उसमें कौन कौन रहते हैं? 3 सदस्य में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता बैठेगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके द्वारा मनोनीत। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है कि यदि हमें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है ना, तो इसके लिए कौन कौन रहेगा? एक तो रहेगा प्रधानमंत्री, फिर विपक्ष का नेता रहेगा इसमें, इसके अलावा कौन रहेगा? मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत मामलों के अभियोजन के संचालन के लिए एक अभियोजन निदेशालय भी बनाया गया है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करता है। मतलब इसके लिए अलग से हमें एक निदेशक चाहिए। अभियोजन निदेशक उसका नाम रहेगा। भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट निकल करके आता है। अब सचिव के रूप में नियुक्ति कैसे करके होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के एसपी लेवल के अधिकारियों को सीबीआई आयुक्त की एक कमेटी की सिफारिश पर, कौन? सीबीआई सतर्कता आयुक्त की एक समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष सतर्कता आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्ति की जाती है। न्यूज़ की बात करते हैं हम। सिसोदिया से लगभग 9 घंटे पूछताछ की गई थी सीबीआई के द्वारा एक्साइज केसेस में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मंडे के दिन क्वेश्चन किया है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है एक्साइज पॉलिसी केसेस से, इन विच ही हैज़ बीन नेम्ड एंड एक्यूज्ड अलोंग विथ 14 अदर्स। इनका नाम है, इसके साथ साथ में 14 और भी लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया है एक्साइज केस में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली सरकार से संबंधित। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे जय भीम, एक स्कीम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो दिल्ली सरकार की तरफ से इस योजना को 2018 में चालू किया गया था, ताकि जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं और इसके साथ साथ में ओबीसी कैटेगरी के बच्चे, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, ये तीनों कैटेगरी के बच्चे यदि इनकी सालाना आय, इनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो इनको फ्री में बड़ी बड़ी कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, पार्टिकुलरली अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में जो कि कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको आईएएस बनना है, आपको पीएससी की तैयारी करना है, तो आप इन निजी संस्थानों में जा कर के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि सरकार इन कोचिंग संस्थानों को पैसे नहीं दे पा रही है। जब इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो ये अपने बैच को बंद करते जा रहे हैं, ऐसी न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक कोचिंग संस्थान के निदेशक का कहना है कि हमने जो एससी एसटी से संबंधित मिनिस्ट्री है, अभी हम बात करते हैं, वी हैव मेड द मिनिस्टर फॉर्मर एस सी एस टी वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है, एस सी एस टी वेलफेयर मिनिस्टर से ये मिले थे, राजेंद्र पाल गौतम से। इसके साथ साथ में चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है रिगार्डिंग द फीस एंड सबमिटेड मेमोरेंडम। इसके अलावा हमने कुछ मेमोरेंडम भी सबमिट करे। said the institute director Vimal Singh. Two other institutions said they were not willing to start new batch. दो ऐसे संस्थाएं वो कह रहे हैं कि जब हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है तो हम नए बैच को स्टार्ट करके क्या करेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सर सैयद पुरस्कार से संबंधित। अमेरिका के इतिहासकार हैं, इनको प्रोवाइड किया गया है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022, ठीक है। अमेरिकन हिस्टोरियन बारबारा मेटकाफ, मंडे के दिन उनका कहना है हिस्ट्रीज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत में मुसलमानों का जो इतिहास है उसका अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है एंड वर इसेंशियल टू टेलिंग इंडियाज़ हिस्ट्री वेल। लेकिन यदि आप इंडिया के इतिहास को बताना चाहते हैं तो
बेहतरीन तरीके से यदि आपको बताना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इतिहास को पढ़िए आप, है ना। प्रोफेसर मेटकाफ was delivering the acceptance speech after being awarded the सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022 बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। 205वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी इसके फाउंडर सर सैयद अहमद खान की। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित। जस्टिस चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया है एज ए 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं हमारे DY चंद्रचूड़। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड DY चंद्रचूड़ एज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू सेंड ऑन मंडे। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट कर दिया है DY चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें नंबर के। जस्टिस चंद्रचूड़ विल टेक ओथ ऑन 9 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे। ए डे आफ्टर इनकम्बेंट ऑफ CJI जस्टिस उदय उमेश ललित, क्योंकि जो CJI हैं उदय उमेश ललित ये रिटायर होने वाले हैं क्योंकि इनकी उम्र 65 साल होने वाली है। जबकि आप देखोगे जस्टिस ललित का जो छोटा सा टेन्योर रहा था 74 डेज का, जस्टिस चंद्रचूड़ विल सर्व एज द CJI फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए चंद्रचूड़ जो है 2 साल के लिए रहने वाले। ही विल डेमिट ऑफिस ऑन नवंबर 10 2024 को ये रिटायर होने वाले हैं 10 नवंबर को। जस्टिस चंद्रचूड़ प्रेजेंटली यदि हम बात करें तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज माने जाते हैं आफ्टर जस्टिस ललित। ठीक है, ललित के बाद सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है? चंद्रचूड़ है। ही वाज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन 13 मई 2016। सुप्रीम कोर्ट के जज कब बने थे ये? 13 मई 2016 को बने थे। इनके अपॉइंटमेंट के पहले टॉप कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2013। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सेवा प्रदान की है एज ए जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट मार्च 2000 से लेकर के अक्टूबर 2013 तक। मतलब यदि देखा जाए तो हमेशा से ही ये बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे रहे हैं। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि इनकी यदि हिस्ट्री को आप देखोगे ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इन्होंने अभी तक दिए हैं। जैसे कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे प्राइवेसी के ऊपर विशेष फोकस इन्होंने किया। सेकंड नंबर की बात ये है, सेक्शन जो 377 है इसको डिस्क्रिमिनलाइज किया था इन्होंने इंडियन पीनल कोड की। इसके साथ साथ में महिलाओं को केरल के सबरीमाला टेम्पल में एंटर करने के लिए भी इन्होंने अनुमति दी थी। तो दूसरा नंबर क्या था? सेक्शन 377। और तीसरे नंबर जो महत्वपूर्ण जजमेंट रहा था वो केरल के सबरीमाला मंदिर से संबंधित, जिसमें महिलाओं को एंट्री पहले नहीं दी जाती थी। तो इनके कार्यकाल में वो महिलाओं को अब एंट्री मिलने लगी है। अगली जो न्यूज़ आई है वो हमारे लिए हेल्प करेगी कि भारत सरकार अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। इंडिया होस्टिंग करेगा ग्लोबल मीटिंग को ऑन इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म सेक्टर। भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए टूरिज्म सेक्टर में। तो इसके लिए वो क्या काम करेगी? एक मीटिंग का आयोजन करेगी। इंडिया एक ग्लोबली मीटिंग आयोजित करेगी किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट इनटू इट्स टूरिज्म सेक्टर। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि बाहर के जो देश के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो भारत के टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके साथ साथ में एक कॉन्फ्रेंस भी होगी, बिजनेसेस टूरिज्म नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बिजनेसेस टूरिज्म के ऊपर भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है अगले साल में। कैसिंग इन ऑन इट्स G20 प्रेसिडेंसी विच बिगिन फ्रॉम दिसंबर। मतलब कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है इसका भी फायदा इंडिया उठाना चाहता है।
इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग है उसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में जनवरी से फरवरी के बीच में। और जो पार्टिसिपेंट है ना, उसमें इंक्लूड रहेंगे स्टेक होल्डर्स इन टूरिज्म फ्रॉम ऑल G20 कंट्रीज। तो इस मीटिंग में G20 कंट्रीज के मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट शामिल होंगे, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा एक और सेपरेट कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर, माइक के ऊपर, माइस, माइस टूरिज्म मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इसका भी आयोजन किया जाएगा। कहाँ, बंगलोर में। एक ऑफिशियल, कहाँ पर, इन ऑफिशियल द टूरिज्म मिनिस्ट्री टोल्ड द हिंदू। The focus of global investment in tourism sector is on the hospitality industry. लेकिन this conference will seek to explore fund flow into them parks, theme parks। देखिए, मेन जो उद्देश्य रहता है हमारा वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर के रहता है। एक तो ये चीज़ है ही, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, इसका क्या उद्देश्य रहेगा, एक्सप्लोर फंड फ्लो इनटू थीम पार्क। थीम पार्क में क्या है ना, फंड किस प्रकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका फ्लोइंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, एम्यूजमेंट पार्क स्थापित किए जाएंगे, स्काइंग डेस्टिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर लगाया जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नागरिक विमानन निदेशालय, महानिदेशालय, जिसको शॉर्टकट में DGCI भी हम बोलते हैं। भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। एक नियामक बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडी जिसको बोला जाता है, जो कि हवाई जहाज़ से संबंधित यदि दुर्घटना होती है या फिर अन्य भी घटनाएं हो रही थी उसकी जांच करती है। नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत में एयरवर्थनेस मानकों, चालक दल के ट्रेनिंग को लागू करना, कंट्रोल करना और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसको कौन कौन से काम दिए हैं, जैसे कि यदि कोई नई एयरलाइंस की स्थापना करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना, नागरिक विमानों का पंजीकरण। दूसरी बात, भारत में पंजीकृत नागरिक विमानों के लिए एयरवर्थनेस के मानकों का गठन, कौन कौन से स्टैंडर्ड की इनको ज़रूरत है, ऐसे विमानों को एयरवर्थनेस का सर्टिफिकेट भी वो प्रोवाइड करती है, ये संस्था या फिर ये बॉडी। विमान रखरखाव, इंजीनियर, पायलट और उड़ान इंजीनियरों का लाइसेंस और उस उद्देश्य के लिए परीक्षा और जांच आयोजित करने का काम भी इसी के हवाले है। हवाई यातायात नियंत्रकों के लाइसेंसिंग का भी काम करता है ये। इसके अलावा एरोड्रोम और CNS अथवा ATM सुविधाओं का सर्टिफिकेशन का भी काम ये करता है। भारतीय वाहकों को एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के काम भी करती है, और भारतीय और विदेशी ऑपरेटरों द्वारा भारत या फिर भारत के अंदर संचालित होने वाली हवाई परिवहन सेवाओं का नियमन करने का काम भी किया जाता है। इसके अंतर्गत ऑपरेटरों की अनुसूचित और गैर अनुसूचित उड़ानों की मंजूरी भी ये देता है। दुर्घटना या फिर दुर्घटना की जांच करने का काम और दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय के लिए काम करना, इसमें सुरक्षा विमानन प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करना भी शामिल है। भारत में जो विमान अधिनियम है, विमान नियम और नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में कुछ संशोधन भी कर सकता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम को लागू करने के लिए या किसी अन्य कानून में सुधार के लिए या किसी नए कानून को पारित करने के लिए प्रस्तावों की शुरुआत भी यही करता है। 9वें नंबर की बात करें तो नेशनल लेवल पर नागरिक और सैन्य हवाई यातायात की जो एजेंसी हैं, इनके द्वारा हवाई अंतरिक्ष के फ्लेक्सी यूज़ के लिए समन्वय करेगा। भारतीय वायु अंतरिक्ष के माध्यम से नागरिक उपयोग के लिए अधिक हवाई मार्गों के प्रावधान के लिए IOC के साथ बातचीत करने का काम करता है। इसके साथ साथ में यदि कोई हवाई जहाज़ शोर कर रहा है, इंजन का उत्सर्जन उसका कैसा है, उसकी जांच ICAO, ठीक है, NX 16 के अंतर्गत
वो जांच कर सकता है, पर्यावरण अधिकारियों के साथ सहयोग करता है। इसके साथ साथ विमान घटकों के निर्माण को बढ़ावा देता है, एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करेगा, स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। इसलिए इसको कह रहे हैं कि विमान घटकों के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये चाहता है कि विमान के जो पार्ट्स हैं हमारे देश में ही बने। इसके अलावा खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए जो ऑपरेटर हैं, इनके ट्रेनिंग कार्यक्रमों को मंजूरी देना। ऐसा ना हो कि रास्ते में ही खतरनाक चीज़ फट जाए। खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए जो अथॉरिटी है, उसको जारी करने का काम भी डीजीसीए करता है। डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि हम बात कहे हैं कि ये इंजन वगैरह के लिए भी दिशा निर्देश जारी करता है कि आपका इंजन खराब हो गया है, पॉल्यूशन फैला रहा है, तो आप उसकी मेंटेनेंस का काम करिए। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को डायरेक्टिव प्रोवाइड किया है कि आप मेंटेन करके रखिए Q400 प्लेन के इंजन को। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्डर दिया है स्पाइसजेट कंपनी को कि आप एडिशनल उपाय करिए ताकि आप मेंटेन कर सको अपना जो रीजनल एयरक्राफ्ट फ्लीट है, 14 बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट का, फॉलोइंग ए रिसेंट इंसिडेंट दैट लीड टू स्मोक इनसाइड पैसेंजर केबिन। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि पैसेंजर का जो केबिन था वहाँ पर ये धुआं फेंकने लगा था जब ये फ्लाइट ले रहा था गोवा से हैदराबाद के लिए। इसलिए इस प्रकार के दिशा निर्देश उसने जारी किए हैं। इन द ऑर्डर फॉलोज ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट ऑन 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को जो घटना घटित हुई थी उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई, ड्यूरिंग विच देयर वाज ए स्मोक केबिन वाइल द एयरक्राफ्ट वर डिसेंडिंग ओवर हैदराबाद लीडिंग टू द पायलट रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग।